चलिए सर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर के बारे में, जहां सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बोले या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोले, बात क्या होती है, एक ही। और हम लोगों ने यह भी जाना था कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में बेटा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बोलो या फिर स्पीड बोलो, कैसे मेजर करोगे आप? बहुत आसानी से। आप एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ किसकी वैल्यू में चेंज आता है? कंसंट्रेशन की। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ किस में चेंज आता है? कंसंट्रेशन की वैल्यू में। किसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू में? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू में। तो अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो बहुत आसान। कैसे? ऊपर लिखोगे जिसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, किसके में? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी ले सकते हो और प्रोडक्ट। और नीचे हमेशा स्पीड में क्या रहता है? टाइम। तो नीचे अपॉन चेंज इन टाइम। आया नहीं आया? तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पहले डिफाइन कर चुके थे। कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। आया नहीं आया? बिल्कुल। तो आज बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स में आप लोगों ने स्पीड के तो टाइप पढ़े होंगे। सर बिल्कुल जाने हैं, दो टाइप होते हैं, जनरली दो ही टाइप होते हैं। कौन से? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही केमिस्ट्री में स्पीड ऑफ रिएक्शन बोले या रेट ऑफ रिएक्शन बोले, इसके भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। पर पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज रेट के बारे में। अच्छा बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे फिजिक्स में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन होती है, ऐसी यहां पे भी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की भी डेफिनेशन होती है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम लोग बाद में कोरिलेट करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानेंगे कि केमिस्ट्री में एवरेज रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है। बहुत ही आसान से बेटा, बहुत ही आसान से। कैसे? जब रेट ऑफ रिएक्शन को लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाए, लंबे समय के लिए मेजर किया जाए, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं जब डेफिनेशन लिख दूं उसके बाद समझाऊंगा, आपको डेफिनेटली समझने आने वाला है। तो मैंने क्या बोला? जब रेट ऑफ रिएक्शन को लंबे समय के लिए मेजर किया जाए, लंबे समय मतलब लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। तो बताओ क्या होता है? द रेट विच इज मेजर्ड। क्या बेटा? बहुत आसान है, डेफिनेशन वैसे पेपर में नहीं आती, तब भी आपको आनी चाहिए। द रेट विच इज मेजर्ड फॉर ए लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम बोल दो या पीरियड ऑफ टाइम बोल दो, बात बेटा क्या है? एक ही है, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जब रेट को लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम को मतलब जब स्पीड को लंबे समय के लिए मेजर किया जाए, जब किसी स्पीड ऑफ रिएक्शन को लंबे समय के लिए मेजर किया जाए, तो उसी स्पीड या उसी रेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ये तो पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा जो एवरेज रेट का फॉर्मूला होता है यही होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। पर ये जो टाइम इंटरवल होता है, ये डेल्टा टी है ना बेटा, यही तो टाइम इंटरवल है। ये क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लार्ज। मैंने यही बोला है, लॉन्ग का मतलब है लार्ज। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर रहे हो, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मेजर कर रहे हो, और आपने जो टाइम इंटरवल लिया है वो लार्ज है, टाइम इंटरवल जो लिया है वो बेटा क्या है? लार्ज है। तो बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा उसे हम लोग एवरेज रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज रेट। इसमें बेटा दो केस बनते हैं। कितने केस? दो केस। अरे दो केस का मतलब बहुत आसान है। फॉर रिएक्टेंट, सर रिएक्टेंट के लिए हम लोग एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? देखो, एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला तो सीख गए हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बिल्कुल। और ये डेल्टा टी की वैल्यू एवरेज रेट के लिए क्या होती है? ज्यादा होती है। सर बिल्कुल। अच्छा रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाता है बेटा?
बहुत आसानी से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। रिएक्टेंट के लिए फॉर्मूला तो सेम रहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे जो डेल्टा सी लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। पर याद रखना, आप जब रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट निकालना, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेना, जब भी आप रिएक्टेंट के लिए कोई भी रेट मेजर करें, चाहे वो एवरेज रेट हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस रेट हो, कोई भी रेट मेजर करें, आप फॉर्मूले में क्या लगा लेंगे? माइनस लगा लेंगे। बताओ क्यों लगाते हैं? बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताइए, कभी ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड नेगेटिव आ जाए? सर बिल्कुल नहीं है। तो रेट कभी नेगेटिव आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। स्पीडी को तो रेट बोलते हैं, नहीं बोलते? बिल्कुल सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव। अगर मान लो आपने नेगेटिव नहीं लगाया होता तो क्या होता? आप डेल्टा सी यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक बात बताओ, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज निकालते हैं, हम सभी को पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो उसका जब चेंज निकालते हैं तो बेटा क्या आता है? नेगेटिव आता, नहीं आता? अरे नॉर्मल सी बात है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लो पहले 4 मोल पर लीटर है, टाइम के साथ उसका क्या हो जाएगा? 3 मोल पर लीटर। तो कितना चेंज आया? 3 माइनस 4 -1। तो रिएक्टेंट का कभी भी चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। डेल्टा सी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज कम नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो बेटा डेल्टा टी तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, पर डेल्टा सी रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ना हो, इसलिए हम लोग पहले से ही नेगेटिव लगा देते हैं। तो नेगेटिव का मतलब यहां पे सिर्फ इतना है कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव बनाना है, या क्या तो यहां पे जो नेगेटिव है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ गया नहीं आ गया? कुल मिला के हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, कैसे भी चाहिए। अब अगर नेगेटिव आ रही तो बाहर नेगेटिव लगा दो, जिससे वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। ज्यादा कंफ्यूज मत करो सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे, अच्छा डेल्टा सी कैसे निकालते? ये तो पता ही ना आप लोगों को। C2 माइनस C1, C2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, C1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। बहुत ध्यान से देखिएगा। केस सेकंड, अगर हमें प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट निकालना, प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट निकाल लो। कैसे निकालोगे बेटा? बहुत ही आसानी से। देखो यहां पे फॉर्मूला तो यही रहेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पे डेल्टा सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? बिल्कुल। और प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज। तो उसके फॉर्मूले में यही रहेगा। तो याद रखना कि प्रोडक्ट का कभी भी एवरेज रेट या कोई भी रेट निकालो तो उसके फॉर्मूले में कोई नेगेटिव नहीं लगाते, पर रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं? नेगेटिव। आया नहीं आया? बिल्कुल। बेटा एवरेज रेट को निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये थ्योरेटिकली फॉर्मूला हमारे पास है, एक होता है क्या? एक होता है बेटा हमारे पास क्या? ग्राफिकल मेथड। हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी एवरेज रेट को निकाल सकते हैं, पर हम लोग एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और उसके लिए एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अलग अलग रिएक्शन को देख के अलग अलग एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। और एक बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी वही एवरेज रेट की भी यूनिट रहेगी। आया नहीं आया? सब बिल्कुल आ गया। चलिए देखो बेटा, मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन ले ली, यहां पे A गिव्स P। कोई भी रिएक्शन ले ली, हमने एक रिएक्शन ली A गिव्स P, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए हमें एवरेज रेट लिखना है। बताओ लिख लोगे बेटा? बहुत आसानी से, R एवरेज। अब आप रिएक्टेंट के लिए, यहां पे रिएक्टेंट कौन है? A है, और P फॉर क्या है? यहां पे प्रोडक्ट है। P फॉर प्रोडक्ट मतलब यहां पे एरो के तरफ लिखा होता है वो प्रोडक्ट ही होता है, जरूरी नहीं है कि P लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता। तो बताओ यहां पे इस रिएक्शन को देख के आप एवरेज रेट निकाल सकते हो? बिल्कुल। रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में। बताओ कैसे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A। बेटा ये जो ये ब्रैकेट में लिखते हो ना, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन चेंज इन टाइम। और मैंने बोला था क्या कि अगर रिएक्टेंट हो तो पहले से ही नेगेटिव लगा के चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा ए को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आपसे क्वेश्चन से एवरेज रेट पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन में A2 की वैल्यू
मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी और डेल्टा टी की वैल्यू भी दी जाएगी। ऐसा भी हो सकता कभी कभी डेल्टा टी के ना देके वो क्या कर दें, दो टाइम दे दें, T2 माइनस T1, ऐसा भी हो सकता। अगर एक ही टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, डेल्टा टी। अच्छा, प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना देके वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे दें, तो हम लोग उससे भी रिएक्शन की स्पीड निकाल सकते हैं, उससे भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल। डेल्टा पी से कैसे निकालो, प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। आया नहीं आया बेटा, बिल्कुल। अच्छा, अभी बेटा जो हमने रिएक्शन ली थी इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। अगर कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो एवरेज रेट का जो एक्सप्रेशन होता है, जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखा है, वो भी चेंज हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेटा ध्यान से। ये बेटा एक फॉर्मूला मतलब एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, फॉर ए जनरल रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इस रिएक्शन के बाद हम लोग एवरेज रेट का एक ग्राफिकल मेथड देखेंगे। उसके बाद एवरेज रेट से क्वेश्चन करेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस रेट को स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। फॉर ए जनरल रिएक्शन, मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है, क्या ए, ऐसे बहुत अच्छे से लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल सजा के, ठीक है, C प्लस डी, मतलब ए बी, यहां पे C और यहां पे बेटा क्या D, ठीक है। यहां पे आप D को ऐसे लिख दो, ठीक है बेटा, बिल्कुल। यहां पे बेटा A और B, जो कैपिटल A और B है वो रिएक्टेंट है और कैपिटल C और D है वो क्या है, प्रोडक्ट है। अब जो इनके आगे A और B लगे हैं ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या इनके आने से फॉर्मूले में कोई चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। जरा ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोगों ने एवरेज रेट का जो एक्सप्रेशन बनाया उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। कोफिशिएंट आने से फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो आप ए के टर्म में फॉर्मूला निकालो, देखो क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन बेटा चेंज इन टाइम। बिल्कुल, रिएक्टेंट है तो माइनस तो हो गई होगा, बिल्कुल। जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा वो अपॉन में आ जाता है। कहां, अपॉन में, तो हम यहां भी लगा सकते हैं 1 अपॉन। आया नहीं आया, बिल्कुल आया। ऐसे आप बी के टर्म में भी कर सकते हो, बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कोफिशिएंट कहां जाएगा बेटा, अपॉन में। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ऐसी प्रोडक्ट के टर्म में आप निकाल लो, बताओ क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव तो होगा और कोफिशिएंट हमेशा कहां आएगा, अपॉन में। डी के टर्म में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम और प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में। एक बात याद रखना, आप किसी भी रिएक्टेंट के टर्म में किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट को ले लें, किसी को भी लेके आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, सबकी वैल्यू इक्वल आएगी। इस बात को याद रखना, चाहे आप ए के रेस्पेक्ट में निकालो रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे बी के रेस्पेक्ट में निकालो, चाहे सी से चाहे डी से, सबसे वैल्यू क्या आएगी, सेम। मैंने देखो सभी को इक्वल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एवरेज रेट का ग्राफिकल मेथड देखेंगे, कैसे ग्राफ से भी एवरेज रेट निकाला जाता है। पर एक क्वेश्चन करते हैं पहले, किसका, एवरेज रेट का, थोड़ा आसान होगा आपको समझने में। चलिए सर ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन क्या है, 2A gives P। एक रिएक्शन है बेटा 2A gives P और इसमें क्या है, जो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट इसमें कौन है, ए ही है ना, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर, TO2 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है बेटा, इन 10 सेकेंड। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बेटा। टाइम अगर आपको मिनट में गिवन हो तो आप मिनट में भी निकाल सकते हैं,
अगर क्वेश्चन में वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सेकंड में निकालो तो आप सेकंड में निकाल दीजिएगा, पर यहाँ पे टाइम हमें किसमें दे रखा है, सेकंड में। आपको कंसंट्रेशन दे रखे। सबसे पहला बेटा काम क्या है, अच्छा क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है अभी तो कुछ, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एवरेज रेट भी ना पूछे, वो रेट बोले तो तब भी आप एवरेज रेट ही निकालोगे। कैसे, क्योंकि टाइम इंटरवल काफी ज्यादा है, तो जब टाइम इंटरवल ज्यादा होता है तो हम लोग एवरेज रेट ही निकालते हैं। ठीक है, आया नहीं आया सर, बिल्कुल आया। देखो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख के कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, उसका मतलब भी एवरेज रेट ही होगा। देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से बेटा, क्या अगर हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा 2A गिव्स P, सबसे पहला बेटा हमारे पास काम है कि हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। बहुत ध्यान से देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे रिएक्टेंट कौन है, ए। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक ये दे रखा, मतलब A1 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर, और ए का फाइनल कंसंट्रेशन मतलब A2 0.4 मोल पर लीटर। हमें एक ही टाइम इंटरवल दे रखा है, तो इसका मतलब ये डेल्टा टी दे रखा है 10 सेकंड। अगर दो टाइम इंटरवल दो टाइम दिए जाते तो उससे हम डेल्टा टी निकाल लेते, पर एक ही टाइम दिया गया, इसका मतलब है ये चेंज इन टाइम दे रखा है। क्लियर है। तो अब बेटा क्या करना है, आपको एवरेज रेट निकालना है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला। कुछ लोग कहेंगे सर ये वाले स्टेप पुराने हो गए, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। हर चैप्टर में आप यही बोलते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, याद तो हो रहे तो मैं नहीं हो रहे। फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, बताइए जरा ध्यान से। पहले फॉर्मूले को बना, किसको, इस रिएक्टेंट को देख के, क्योंकि हमें किसका कंसंट्रेशन दिया गया, रिएक्टेंट का। तो बताओ, इतने तो तुम लोग कलाकार हो चुके हो कि रिएक्टेंट को देख के फॉर्मूला बना लोगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट है तो माइनस में, और जो कोफिशिएंट है बेटा वो कहां आता है, अपॉन में। सर बहुत बढ़िया, यहां तक तो हम लोग पहुंच ही जाते हैं। आपने कौन सी कलाकारी कर दी यहाँ पे, देखो आप क्या करेंगे बेटा, डेल्टा ए को आप ओपन करोगे, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू आपको दी है, नहीं दी है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेल्टा ए और डेल्टा टी की वैल्यू अलग से निकालो फिर पुट कर दो, नहीं तो आप इसी के अंदर भी डिटरमाइन कर सकते हो। डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा। चलो मैं यहां लिखे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/2, A2 की वैल्यू कितने की बने बेटा, 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10 सेकेंड। तो ये आप करोगे, बताओ कितना आएगा, ये माइनस का 0.1 आएगा। तो अगर हम लिखें माइनस का 1/2 और यहाँ पे माइनस का 0.1 अपॉन 10, तो बेटा माइनस अंदर है माइनस बाहर है, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, 1 इंटू 0.1 अपॉन कितना, 2 इंटू 10। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट को नीचे लेता हो तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 100। लिख सकते नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.5 अपॉन 100। आप डिवाइड करोगे 0.005, और यूनिट क्या होती है इसकी, ऊपर कंसंट्रेशन होता है तो मोल पर लीटर, और नीचे क्या होता है टाइम, तो सेकंड। आया नहीं आया, ये आ गया हमारा रेट। आपको आंसर दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, बहुत आसानी से सर। अब हम लोग को क्या सीखना है कि एवरेज रेट को ग्राफिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं। ग्राफिकली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एवरेज रेट को। एनसीईआरटी में भी जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऐसे ही टाइप के दिए गए, इंटेक्स में दिए गए, आप देखिएगा। ठीक है, तब भी हम आपको सिखा देंगे कैसे ग्राफिकल मेथड से आप एवरेज रेट को डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए सीखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। लिख लिया बेटा, ये बिल्कुल लिख लिया। देखो बेटा, अब हम लोग क्या सीखते हैं, ग्राफिकल मेथड, मतलब कैसे ग्राफिकल मेथड से हम लोग एवरेज रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ही रेयर ऑफ द क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, पर तब भी हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्किप का मतलब कोई भी चीज छोड़नी नहीं है जो हमारे सिलेबस में है। बेटा आपको ग्राफ आना चाहिए। यहां पे मान लीजिए मैंने रिएक्टेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पे बेटा मैंने क्या ले लिया, टाइम ले ली। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो अपॉन टाइम। टाइम ले सकते हो, टाइम को किससे नोट करते हो, टी से, बिल्कुल। अच्छा बताओ,
पहले हम इसका ग्राफ खींचते हैं, आप खुद बताओ, बहुत ध्यान से बताइएगा। जब टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट तो होगा, और रिएक्टेंट तो बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होता है टाइम 0 पे। बिल्कुल नहीं पता तो आज बता दे रहा हूं, टाइम 0 पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, याद कर लो। जैसे जैसे टाइम घटेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो बताइए क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और या डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये बेटा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आया। और इसका भी पहले ग्राफ मेजर कर लो, देखो मेजर का मतलब ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम 0 पे कितना रहता है, 0 रहता है, पर जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। आया नहीं आया, तो ये रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए बहुत ध्यान से, मैं अलग चौक का यूज कर लेता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो, मान ली यहां पे बेटा टाइम कितना है, T1 है। जब टाइम T1 है तो यहां पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो है C1, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े और यहां पे टाइम कितना हो गया, T2 हो गया, और टाइम T2 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा, C2। हुआ नहीं होगा, बिल्कुल। तो आप इससे एवरेज रेट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल सर। ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल काफी लार्ज है ना, तभी बोला था मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं। यहाँ पे जो टाइम के बीच में गैप है वो काफी ज्यादा है। जब टाइम के बीच में गैप ज्यादा हो और तब रेट मेजर करते हैं, तब उसे एवरेज रेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, बताओ कैसे, कैसे बेटा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, क्लियर है। इसके लिए आप पहले से माइनस ले लो, रिएक्टेंट के लिए क्या लेते हैं, माइनस। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, C1 माइनस C2, तो ये डेल्टा C निकल आएगा हमारा, निकल आएगा नहीं निकल आएगा, बिल्कुल। आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या, C1 माइनस C2, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसको बताओ ऐसे लिख दें, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, आ गया नहीं आ गया, तो ऐसे एवरेज रेट निकाल लेंगे। यहां पे हमें ग्राफ में वैल्यू गिवन होगी, ग्राफ में अगर क्वेश्चन आया तो ग्राफ में यहाँ पे कंसंट्रेशन और यहाँ पे टाइम की वैल्यू गिवन होगी, तो आराम से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए बेटा, यहाँ पे टाइम कितना है, T1 है, तो टाइम T1 पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, C1। टाइम जैसे बढ़ा तो टाइम यहाँ पे कितना है, T2, तो टाइम T2 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ के कितना हो गया, C2 हो गया। तो बताओ यहाँ पे जो एवरेज रेट निकालोगे प्रोडक्ट के लिए, कैसे निकालोगे, कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया, C2 माइनस C1 अपॉन कितना टाइम में चेंज आया, T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। आया नहीं आया, बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आ गया नहीं आ गया बेटा, बहुत आसानी। तो ग्राफिकली भी आप एवरेज रेट को मेजर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होंगी, अगर क्वेश्चन आया तो, नहीं आएगा तो वैल्यू काहे के लिए गिवन होंगी। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल सर। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब सीखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो बताइए एवरेज रेट क्या होता है, जब टाइम इंटरवल ज्यादा हो, जब टाइम इंटरवल ज्यादा, इतना ज्यादा हो कि हम उसे मेजर कर सके, इतना गैप हो कि उसे हम आसानी से मेजर कर सके, तो हम कह सकते हैं जब रेट फाइनाइट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाता है तो उस रेट को एवरेज रेट बोलते हैं। उस रेट को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप किसकी बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। चलिए जरा ध्यान से देखिए। चलिए सर, अब हम लोग स्टडी करते हैं ग्राफिकल मेथड की। किसकी बेटा, ग्राफिकल मेथड की अब हम लोग स्टडी करते हैं। बेटा ग्राफिकल मेथड को एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कब, जब हम लोगों ने एवरेज रेट को डिटरमाइन किया था। एवरेज रेट को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोगों को क्या सीखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये आप सीखना है। बताइए क्या, इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब हम लोगों को यही सीखना है। तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बताइए क्या, अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन ये पढ़ी कि सर जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तब जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो
तब आप जो रेट मेजर करते हैं उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। या इसे एक तरीके से हम लोग और बोल सकते हैं, बताइए क्या, जब आप रेट एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए मेजर करें तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे मैं बोलूं कि 2 सेकंड में, सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में रिएक्शन की स्पीड कितनी है, मान लीजिए 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। 4th सेकंड में रिएक्शन की स्पीड कितनी है, 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पे, दूसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में ये स्पीड कितनी है, ये बेटा क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट। आया नहीं आया, क्लियर है। कहने का मतलब है जब कोई रेट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक ही टाइम के लिए मेजर किया जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा। एवरेज रेट कितने टाइम के लिए, एवरेज रेट को निकालना हो तो हमें 2 टाइम चाहिए होंगे। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो एक ही टाइम के लिए हम लोग रेट मेजर करते हैं, और ऐसे रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए बेटा कोई रिएक्शन है आर गिव्स पी, ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए मैं अगर आपसे कहूं आर इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन लिखिए तो क्या होगा, माइनस का डी आर अपॉन डी टी। प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, डीपी अपॉन बेटा डीटी। होगा नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको और आनी चाहिए, बताइए क्या, जनरल इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, बताइए क्या। अगर मान लीजिए बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। अब यहां पे कोई एक कर्व बना है, ठीक है। अब इस कर्व का स्लोप जो है ना, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग। तो किसी भी ग्राफ में अगर आपको कर्व का स्लोप निकालना है, मान लो हमें इस पॉइंट पे हमें कर्व का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा, बहुत आसान है। आपको अगर किसी भी कर्व का स्लोप निकालना हो, मैथ वालों को तो शायद ये भी पता भी होगा, पर बायो वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर बेटा कोई कर्व बना है और कर्व का किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना हो, क्योंकि हर पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप क्या होता है, अलग अलग होता है, तो आपको इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आपको कर्व का स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं बेटा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फिर से सुनिए, अगर आपको किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे स्लोप को डिटरमाइन करना हो, क्या करना हो, स्लोप को, उस कर्व के, मान लो ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व के इस पॉइंट पे आपको कर्व का स्लोप डिटरमाइन करना हो, तो आप आसानी से नहीं कर सकते। कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे एक लाइन खींच दोगे, एक टेंजेंट खींच दोगे। तो बेटा जो टेंजेंट का स्लोप होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वही इस कर्व का स्लोप होगा इस पॉइंट पे। आया नहीं आया, तो बताओ, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, मान लो ये हमने कोई पॉइंट मान लिया, x1 मान लिया, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट x1 कितना होगा, x1 पॉइंट पे कर्व का जो स्लोप होगा वही होगा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आया नहीं आया, बिल्कुल आया। आ गया नहीं आ गया, क्या बात बोली, बहुत बायो वाले बहुत ध्यान से सुन ले। अगर किसी कर्व में किसी भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना हो, तो जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना हो उस पॉइंट पे एक लाइन खींच दो, टेंजेंट खींच दो, उसी लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप उस कर्व का होगा उस पॉइंट के लिए। क्लियर है, बिल्कुल। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जो लाइन है वो नीचे जा रही है तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। तो इस टेंजेंट का आप स्लोप कैसे निकाल सकते हो, या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लगा दो, या फिर आप टेन थीटा लगा दो। टेन थीटा से भी आप क्या निकाल सकते हो बेटा, क्या निकाल सकते हो, स्लोप। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल मेथड से। पहला बेटा, हम पहला ग्राफ खींचते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस बेटा किससे, टाइम में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब टाइम क्या है, 0 है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो टाइम के बढ़ने के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। आप एक बार बताइए, किसी एक टाइम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको रेट मेजर करना, उसी को तो इंस्टेंटेनियस रेट बोल रहे हैं।
तो देखो इस पॉइंट पे इस टाइम पे, ये टाइम मान लिया हमने T1, इस T1 टाइम पे इस रेट कितना होगा इस रिएक्शन का, इस T1 टाइम पे इस रिएक्शन का कितना रेट होगा। क्या करेंगे, हमने इस T1 पॉइंट पे इस कर्व पे एक पॉइंट मिला दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, तो जो पॉइंट ये बना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा, इस पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। आया नहीं आया, कहने का मतलब बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट T। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि T1 पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करें तो क्या करेंगे, T1 पॉइंट पे एक लाइन लेके जाएंगे, कर्व पे मिलाएंगे, और कर्व पे इसी पॉइंट पे आप क्या डिटरमाइन करेंगे, स्लोप। क्या डिटरमाइन करेंगे, स्लोप। आप ही बताओ, कर्व का आप स्लोप डिटरमाइन कर सकते हो, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हो। कैसे डिटरमाइन करते हो, किसी भी कर्व पे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप डिटरमाइन करना हो तो उस पर एक लाइन खींचनी पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट। आया नहीं आया, बिल्कुल। तो बताओ कर्व का स्लोप क्या होगा, जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, एट पॉइंट T1। आया नहीं आया, बिल्कुल। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy/dx। यहां पे y बेटा क्या है, r, और x क्या हमारा t है। और क्योंकि स्लोप, ये जो टेंजेंट की जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नीचे जा रही है लाइन, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे -r लगा दिया। आप देखो जरा, इसी को तो r इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, तो हम बेटा यहां लिख सकते हैं, बताओ क्या। तो ये बात सत्य तो है, r इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट T1, जिस पॉइंट पे भी निकालना हमें। और ये किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ कर्व किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, टेन थीटा से। कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। ये आप जो एंगल निकाल लेंगे यही होगा क्या, टेन थीटा। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो उसी टाइम पे आप कर्व पे क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। जो कर्व का उस पॉइंट पे स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, जो उस टेंजेंट का स्लोप वही उस कर्व का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। या फिर ओ मान लिया, इसे ए मान लिया, इसे बी, तो इसे हम ओ ए अपॉन ओ बी भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया। अगर हम यही ग्राफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के वर्सेस में बनाए तो भी सेम चीज होगी। ध्यान से बेटा, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना मना है। चलो बेटा, प्रोडक्ट और इसके वर्सेस में बना लो। अब चलो बेटा, अब एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, क्या, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अभी हम लोगों ने क्या देखा बेटा, बताओ। अभी हम लोगों ने देखा कि टाइम अगर 0 है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहता है, 0। ये तो हम सभी को पता है। टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अरे नालायको, अगर टाइम 0 है तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0, ठीक है। अब इस ग्राफ में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम के वर्सेस में ग्राफ बना, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना दिया मैं, ठीक है। अब इस ग्राफ की मदद से अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो कैसे, मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे, इस T1 पॉइंट है, इस T1 पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्या कर देंगे, इस पॉइंट से हम इस कर्व पे एक लाइन मिला देंगे। तो इस पॉइंट पे कर्व का जो स्लोप होगा, इस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो स्लोप ऑफ कर्व, या आप कर्व की जगह लिख सकते हो स्लोप ऑफ कर्व ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P वर्सेस T, ठीक है। स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट T1। मतलब अगर आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो इस कर्व का स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और आप बताओ हम कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, सब नॉर्मल सी बात है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉ कर दी सर। एक टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा
जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट T1। तो आ गया नहीं आ गया? तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप होगा और वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। आया नहीं आया? और ये कैसे निकालते हैं? tan थीटा। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना आया नहीं आया? सर बहुत अच्छे से आया। बताइए क्या? इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को। ये तो मैंने निकाल के बता दी कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफिकल मेथड से निकालना, तो कैसे? जिस टाइम पे निकालना हो उस टाइम पे एक लाइन कर्व पे मिलाओ पहले, और उस कर्व के उस पॉइंट पे जो उस कर्व का स्लोप होगा, इस T1 पॉइंट पे या T1 टाइम पे हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमने एक लाइन मिला दी कर्व पे, तो इसी पॉइंट पे या इसी T1 टाइम पे जो इस कर्व का स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? उस पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो जो उस टेंजेंट का स्लोप होता है वही इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप होता है। आया नहीं आया? यह एक बात याद रखना, कर्व के हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हर अलग अलग टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। इस बात को याद रखिएगा। खैर इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तब भी एंगल आपको दिया जाएगा, tan थीटा से आप क्या निकाल लेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। वही हमारा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप निकाल लीजिएगा। तो बताओ क्या हम लोगों ने अभी तक बेटा क्या पढ़ा? दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जब रेट ऑफ रिएक्शन लार्ज टाइम ऑफ इंटरवल के लिए मेजर किया जाए, दो टाइम जब हो रिएक्शन में गिवन, और उन दो टाइम के बीच का जो गैप है बहुत ज्यादा हो, जैसे 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड, इतना तो गैप होना ही चाहिए। जब दो टाइम के बीच में, मतलब जब डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज हो, तब आप जो रेट मेजर करते हो उससे क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज रेट। जब डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, तब आप जो रेट मेजर करते हैं उसे इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट को आप जनरली मेजर सिर्फ एक ही तरीके से करते हैं, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। और एवरेज रेट को आप दोनों तरीके से मेजर कर सकते हो, फॉर्मूले से भी और ग्राफिकल मेथड से भी। क्लियर है? ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो एवरेज रेट से ही आते हैं, ग्राफिकल मेथड का बहुत ही कम यूज किया जाता है। हम लोगों ने जाना कि ग्राफिकल मेथड से इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे निकाला जाता है। कैसे? जिस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, उस टाइम पे एक लाइन कर्व पे तक पहुंचाओ, और उस कर्व पे उस टाइम पे उस कर्व पे जो स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही उस कर्व का स्लोप होगा और वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। आ गया नहीं आ गया? चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप इसे लिख लें। चलो।